हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल आज से आपको कक्षा 12 का गणित का चैप्टर नंबर 4 यानी सारणिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4 का नाम है आपका सारणिक। क्या नाम है? सारणिक। याद करिए, सारणिक के बारे में हमने चैप्टर 3 में भी बात करी थी। चैप्टर 3 का हमने पढ़ाया था, नाम बोला था आव्यूह। तो आव्यूह वहां एक टॉपिक समझाया था, वर्ग आव्यूह का सारणिक। क्या होता था याद करिए कि जो आव्यूह है कैसा वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 3x3 4x4 उसी वर्ग आव्यूह के संगत अवयवों से हम एक सारणिक बनाते थे। ठीक, यानी सारणिक कैसे बनाते थे? जो हमारा आव्यूह होता था, जो ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखे रहते थे, उन सभी नंबरों को ब्रैकेट हटाकर दो ऊर्ध्वाधर लाइनों के बीच में रख देते थे। इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को हम सारणिक कहते थे। बात आती है सारणिक क्या है। तो सारणिक जो है युगपत समीकरण एक घातीय युगपत समीकरणों को हल करने की टेक्निक थी। इसी टेक्निक को उन्होंने नाम दिया है आपका सारणिक, यानी युगपत समीकरण। युगपत समीकरण यानी 2 वेरिएबल में 3 वेरिएबल में आपने समीकरण बनाए एक घात के। ठीक, उन समीकरणों को हल करने की युक्ति को ही हमने नाम दे रखा है सारणिक। आने वाले समय में हम समीकरणों को भी इस माध्यम से हल करेंगे। फिलहाल सारणिक का उदाहरण से समझाता हूं। सारणिक की रिप्रेजेंटेशन कैसी है। जैसे आपको याद होगा, कोई आव्यूह होता था ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने चुना। क्या चुना? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी एक वर्गाकार आव्यूह। ठीक, इसका अगर हम क्रम बात करें तो इसके अंदर 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। इसका मतलब इसका क्रम आपका 2x2 हो गया। इसका क्रम कितना है? 2x2 का, क्योंकि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या दोनों ही 2 है, तो इसका क्रम हो गया 2x2। तो हमने बात करी थी एक वर्ग आव्यूह हो, उसका सारणिक क्या होता था? उसके जो संगत अवयव है उन्हीं संगत अवयवों को हम लेंगे और जो ब्रैकेट है उसको हटाकर ब्रैकेट के स्थान पर 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में उन संगत अवयवों को रख देंगे। यानी आव्यूह ए का सारणिक। आव्यूह ए का सारणिक। तो आव्यूह ए का सारणिक यानी शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं डिटरमिनेंट ए। क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट ए, क्योंकि इंग्लिश में डिटरमिनेंट है ना, तो DET शॉर्ट में और ए आव्यूह है उसका, तो डिटरमिनेंट ए। और डिटरमिनेंट ए को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिकल? ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। ए को लिखा और 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में लिख दिया, यानी ये क्या कहलाएगा? सारणिक ए। ठीक, या इंग्लिश में डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक, और किस तरीके से? जो हमारी ए आव्यूह थी उसके अवयवों को चुनिए, जो जिस स्थान पर रखा है, जो जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर रखे रहने देंगे। वह ब्रैकेट को हटाकर हम 2 ऊर्ध्वाधर रेखा लिख देंगे 1 2 3 4। तो इस तरह से आपका ये क्या प्राप्त हो जाएगा? सारणिक प्राप्त हो जाएगा। यानी हमने आव्यूह से सारणिक प्राप्त कर लिया। दूसरी खासियत, जो सारणिक होगा उसके अंदर भी वही पुरानी बातें हैं जैसे आव्यूह के अंदर होती थी, यानी पंक्तियां होंगी, स्तंभ होंगे। याद करिए, जो क्षैतिज लिखा हुआ है जैसे 1 3 ये पहली पंक्ति, 2 4 ये दूसरी पंक्ति, जो ऊर्ध्वाधर लिखे हुए नंबर्स हैं वो स्तंभों में आएंगे। यानी 1 2 पहला स्तंभ, 3 4 दूसरा स्तंभ। दूसरी खासियत, तो पंक्ति हो गई, स्तंभ हो गई। दूसरी बात जो हम मेन बात है, हमने एक बात पर विशेष ध्यान दिया है, तो आव्यूह कैसा होना चाहिए था? वर्गाकार। तो इससे ये क्लियरली पता चल रहा है जो सारणिक भी जो होगा वो भी कैसा होगा? वर्गाकार होगा। यानी इसके अंदर जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही स्तंभ होंगे, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। अगर आपको मैं एक उदाहरण दूं तो 1 2 3 4 5 6 और आपसे पूछूं क्या यह सारणिक है? ये सारणिक नहीं है। ये आव्यूह तो बन सकता है, अगर हम ब्रैकेट लगा दें तो क्या बन जाएगा? आव्यूह। बट यह सारणिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर पंक्तियों की संख्या तो 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है, इसलिए हम कह सकते हैं यह सारणिक नहीं होगा। हाँ, अगर मैं यहां ये कर दूं तो शायद ये आपका सारणिक हो चुका। ठीक है ना? ठीक, तो इस तरह से आप सारणी के बारे में समझिए कि सारणी क्या होगा, उसके अंदर पंक्तियों की संख्या
बराबर ही होगी। यानी इसका क्रम क्या होगा, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, इस तरह का आपकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी, दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में जो नंबर लिखे हों वो आपको किसको प्रदर्शित करेगी, सारणिक यानी डिटरमिनेंट को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अभी सारणिक क्या है इसके बारे में हमने जाना, ठीक, इसका क्रम जाना, पंक्तियां, स्तंभ, वही सारी पुरानी बातें थी, उसी पर हमने ध्यान दिया। अब आता है सारणिक का विस्तार, यानी सारणिक का हमको मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मान। तो सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए हमने एक विधि बनाई, सारणिक का विस्तार विधि। कौन सी विधि, सारणिक का विस्तार। तो पहले हम बात करेंगे 2x2 क्रम की, किसकी, यानी 2x2 क्रम के सारणिक का विस्तार। ये भी मैं आपको पिछले चैप्टर के अंदर बता चुका हूं, एक बार फिर से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 2x2 क्रम के सारणिक का विस्तार किस तरीके से करेंगे, तो देखिएगा ध्यान से। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया A B C D, ठीक। एक और विशेष याद रखिएगा, जो आप भी होता था, आप भी जैसे ये लिखा हुआ है तो आपको याद होगा, हमने पूरा जब आपने चैप्टर पढ़ा तो आप भी से आप भी बनता था, यानी आप भी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता था। जबकि सारणिक के अंदर खासियत है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगा, साथ में उसका मान भी ज्ञात किया सकता है, यानी उसे सॉल्व कर एक वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है, जब हम इसका विस्तार करेंगे तो विस्तार करने पर ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में 4 कोण लिखे हैं, इनको हल करने के पश्चात, विस्तार करने के पश्चात हम पर कोई वास्तविक संख्या या कोई काल्पनिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे किस तरह से हम 2x2 के सारणिक का विस्तार करेंगे, तो बहुत सिंपल सा काम है। जैसे हम कैंची का होना करते थे, छोटी क्लासों से हम बात करते आ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। जैसे A का D के साथ और B का C के साथ। A का D के साथ तो यहाँ लिख देंगे A into D, ठीक। B का C के साथ B into C, और बीच में लगा देंगे माइनस। यानी क्या हो गया, 2x2 क्रम के सारणिक का विस्तार हो गया। अब यहाँ पर ये तो क्या अल्फाबेट थे ABCD, इनकी जगह अगर कोई संख्या होती जैसे ये होता तो शायद इसका मान हम और नहीं बता सकते। जैसे क्या होता, 1 गुणा 4 यानी 4, 2 गुणा 3 यानी 6, 4 माइनस 6 सॉल्व करते तो -2 आ जाता। इस तरह से हमने क्या सीखा, 2x2 क्रम के सारणिक का हम विस्तार किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 2x2 से आगे चलते हैं, क्योंकि अपने यहाँ अपने लेवल में 2x2 के 3x3 के ही मोस्टली सारणिक दे रखे होंगे। रेयर केस हो सकता है कुछ एग्जाम्पल या कुछ सवाल मिल जाए जहाँ 4x4 के सारणिक की बात होगी। जब 4x4 का सारणिक होगा उसे कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी बात आने वाले सॉल्व करेंगे। फिलहाल मैं आज आपको 2x2 क्रम का सारणिक का विस्तार और 3x3 क्रम के सारणिक का विस्तार बता रहा हूं। 3x3 क्रम के सारणिक का विस्तार, ठीक। जैसे 3x3 का है, इसी अल्फाबेट टाइप में लेते हैं A, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, ठीक। हमने 3x3 का एक सारणिक लिया। अब बात आती है सारणिक को सॉल्व करना। तो कैसे सॉल्व करने वाले हैं, किस तरह से इसका विस्तार करने वाले हैं। तो विस्तार करने के लिए आपको या तो पहली पंक्ति को चुनना है या पहले स्तंभ को चुनना है। चुनने को आप किसी भी पंक्ति को लेकर इसे सॉल्व कर सकते हैं या किसी भी स्तंभ को चुनकर सॉल्व कर सकते हैं। जो आने वाले समय में बताऊंगा किस तरह से किसी भी पंक्ति को या किसी भी स्तंभ को लेकर कैसे अपने सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल आज हम जो बात करने जा रहे हैं, या तो पहली पंक्ति को चुनेंगे या पहले स्तंभ को चुनेंगे, उसकी बात हम करेंगे फिलहाल आने वाले समय में कोई और स्तंभ या कोई और पंक्ति को लेकर किस तरह सॉल्व करेंगे आगे बात करेंगे, ठीक। तो आज हम सिर्फ किसकी बात करने वाले हैं, या तो पहली पंक्ति को चुनेंगे या पहले स्तंभ को चुनेंगे। तो चलिए पहली पंक्ति को चुनते हैं। सेम प्रोसेस, पहले स्तंभ को चुन के भी मान ज्ञात कर सकते हैं, मान समान आएगा। तो हमने क्या चुना, पहली पंक्ति। पहली पंक्ति को अगर हम ध्यानपूर्वक देखें, उसके अंदर 3 एलिमेंट है, A1, A2, A3। तो पहले हमने चुना A1 को। किसको चुना, A1 को। A1 को लिखा और A1 की जो लाइन है, A1 की जो लाइन का मतलब A1 की जो नीचे स्तंभ है, A1 जिस स्तंभ में आ रहा है और जिस पंक्ति में आ रहा है उसको हम छुपा लेंगे।
A1 जिस पंक्ति में आ रहा है और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हम छुपा लेंगे। यानी A1 की बात करें, ये पहले स्तंभ में आ रहा है तो देखो हमने इस तरह से इसको छुपा लिया, ठीक। और A1 किसमें आ रहा है? पहली पंक्ति के अंदर, तो हमने पहली पंक्ति को छुपा लिया। तो देखो पहली पंक्ति को छुपाया, पहले स्तंभ को छुपाया, जो बचा कौन बचा? B2, C2, B3, C3। इसको एक छोटे सारणी के अंदर लिख देंगे, B2, C2, B3, C3। हमने इसको एक छोटे सारणी में लिख दिया। आप देखेंगे जो हमारा 3x3 का सारणी था वो अपना 2x2 के सारणी में कन्वर्ट हुआ है, ठीक। अभी हमने ये बात किसकी करी है? A1 के लिए। अभी भी आपके पास ऑप्शन है, आप पहली पंक्ति को चुन सकते हैं या पहले स्तंभ को चुन सकते हैं। तो हमने बात करी थी पहली पंक्ति को लेकर चलते हैं, तो पहली पंक्ति के पहले एलिमेंट के लिए हम लिख चुके हैं। अब हम पहली पंक्ति के दूसरे एलिमेंट के लिए लिखेंगे जिसका नाम है A2। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? A2। जो काम हमने A1 के लिए किया था वही काम हम A2 के करने वाले हैं। यानी A2 जिस पंक्ति में आ रहा है उसको छुपाएंगे और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको छुपाएंगे। बाकी जो एलिमेंट बचेंगे उसके सारणी के अंदर लिख देंगे। यानी A2 का फोकस करें तो A2 आपका दूसरे स्तंभ में आ रहा है और A2 आपका पहली पंक्ति में आ रहा है। तो पहली पंक्ति को हटा दीजिए और दूसरे स्तंभ को हटा दिया हमने। बचा क्या? B1, C1, B3, C3। इसी को लिख देते हैं B1, C1, B3, C3, ठीक। ये हमने किसके लिए लिखा? A1 के लिए लिखा, फिर A2 के लिए लिखा। अब जब हम रो वाइज चल चुके हैं तो हमें आगे रो को ही फॉलो करना। अब ये नहीं है कि आपका बन गया स्तंभ को ले लो। हाँ, पहले एलिमेंट थे तब तो हम चल सकते थे, हम A2 ना लेकर हम B1 के लिए लिख सकते थे, सेम प्रोसेस, ठीक। अगर हम डाउन में चलना चालू कर देते हैं स्तंभ बाय A1 तो फिर हम लेते A1 के लिए, फिर B1 के लिए, C1 के लिए। पर हमने स्तंभ ना चुनकर हमने पहली पंक्ति को चुना है, तो हमने लिखा है A1 के लिए, फिर A2 के लिए और फिर आगे कौन है? A3। इसी तरह से A3 के लिए लिखेंगे। A3 के लिए भी वही काम करेंगे जो A1 और A2 के लिए लिखा है। यानी A3 जिस पंक्ति में आ रहा है उसको छुपाएंगे और A3 जिस स्तंभ में आ रहा है उसको छुपा लेंगे। तो A3 पर बात करें तो A3 आपका पहली पंक्ति में आ रहा है, इसको छुपाएगा, और तीसरे स्तंभ में आ रहा है, इसको छुपाएगा। जो बचा आपका B1, C1, B2, C2 से सारणी के अंदर लिख देंगे B1, C1, B2, C2। इस तरह से हमने A1 के लिए लिखा, फिर A2 के लिए लिखा, फिर A3 के लिए लिखा। मान लीजिए अगर और बड़ा होता यानी आपका 4x4 का होता तब भी हम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यानी पहले A1 के लिए लिखते, फिर A2 के लिए लिखते, फिर A3 के लिए लिखते, फिर A4 के लिए लिखते। यानी हमारा सेम प्रोसेस कितने बाई कितने का हो, यानी किसी भी क्रम का हो, हम इसी रूल को फॉलो करते हुए किसी भी सारणी का विस्तार कर सकते हैं। जैसे अब इसकी मुख्य और महत्वपूर्ण बात, हमने A1 को लिखा तो पहले वाले को हम लेके चलेंगे प्लस का, फिर बात आती है A2 की तो इसको लेके चलेंगे माइनस का, फिर आती है A3 की तो इसको लेके चलेंगे प्लस का। यानी कहने का मतलब ऑल्टरनेट साइन के साथ, पहला प्लस, दूसरे के आगे माइनस, तीसरे के आगे प्लस, और अगर एक और होता तो फिर आप समझ लो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से अपना आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक। अभी हमारा जो सारणी 3x3 का था, हमने देखा कि ये छोटे छोटे 3 सारणियों में विभक्त हो गया। तो अभी हम 2x2 के सारणी आए, इन 2x2 के सारणी को सॉल्व करने का तरीका ऊपर बताया। अब उसी प्रोसीजर को हम यहाँ लिख देते हैं। यानी A1 बाहर चल रहा है इनपुट में, अंदर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B2 का C3 के साथ होगा तो B2 C3 माइनस आ जाएंगे C2 B3, ठीक। अगला काम A2 के साथ, A2 बाहर और इनटू में कौन आएगा? B1 C3, B1 C3 माइनस C1 B3, वही क्रॉस मल्टीप्लाई है। फिर आगे प्लस लगाकर A3 की बारी, A3 के साथ कौन आने वाला है? B1 C2, B1 C2 माइनस C1 B2। तो इस तरह से यहाँ हमने इनका क्या कर दिया? 3x3 के सारणी का विस्तार करके आपको बताया कि हम 3x3 के सारणी का किस तरह से विस्तार कर सकते हैं। यहाँ तो ये अल्फाबेट है A1 A2 B3 या B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर यहाँ नंबर्स होते तो नंबर्स को भी हम इसी तरह से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके हल जोड़ घटाव करके हल कर सकते थे और उससे हमको सारणी का मान प्राप्त हो सकता था, ठीक। अभी हम बात करने जा रहे हैं कुछ उदाहरण की, उसके माध्यम से हम सारणी का मान क्या
सारणी को लेता हूँ और उसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। जैसे 2 -5 4 और -1, ठीक। 2 -5 पहले स्तंभ में और 4 -1 दूसरे स्तंभ के अंदर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे आपको मैं बता चुका हूँ, फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, 2 × -1, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, -5 × 4 यानी -5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × -1 यानी -2, 5 × 4 यानी 20 यानी 20, माइनस का 20, माइनस प्लस का 20 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपके पास आ गया 20 में से 2 जाएगा 18। तो इस तरह से हमने क्या प्राप्त कर लिया, अपने दिए गए 2×2 के क्रम के सारे का हमने मान ज्ञात कर लिया। एक और हम उदाहरण लेते हैं, इसके माध्यम से सॉल्व करते हैं। जैसे अपना उदाहरण है cos थीटा, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक भी फंक्शन हो सकते हैं। cos थीटा, sin थीटा, -sin थीटा और cos थीटा, ये 2×2 के क्रम के सारे को सॉल्व करते हैं। तो तरीका वही है सॉल्व करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, cos का cos के साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, माइनस का सिंबल लगाएंगे, sin का sin के साथ करेंगे तो कितना आने वाला है sin स्क्वायर थीटा, और आगे माइनस है इसलिए हम -sin स्क्वायर थीटा जाएगा। ओपन करेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं हाई स्कूल ट्रिग्नोमेट्री 9th ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूले पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा मिलकर कितना होता है 1। तो इस तरह से आपके पास दिए गए 2×2 क्रम के सारणी का मान ज्ञात हमने विस्तार विधि से कर लिया। अभी मैं आपको 3×3 के सारणी को लेकर चलता हूं और उसके माध्यम से आपको सवाल सॉल्व करके बताता हूं। जैसे अपना एक क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का ही लेके चलते हैं। 1 0 0 पहले स्तंभ के अंदर, फिर 3π/10 cos 3π/10 sin 3π/10 तीसरे स्तंभ में 2π/10 sin 2π/10 और cos 2π/10। यानी आपको एक 3×3 क्रम का सारणी दे रखा है और उसमें कह रहा है उसका मान ज्ञात करिए। पहले स्तंभ के अंदर है 1 0 0, दूसरे स्तंभ के अंदर है 3π/10 cos 3π/10 और sin 3π/10, तीसरे स्तंभ के अंदर है 2π/10 sin 2π/10 और cos 2π/10। तो इसका हमको मान ज्ञात करना है। किस तरह से करेंगे, अभी आपको मान ज्ञात करने का तरीका यहाँ होता है। तो मैंने बोला था या तो पहली पंक्ति को चुनिए या पहले स्तंभ को चुनिए, जो आपका मन करे। तो मैंने आपको अभी पहली पंक्ति को चुनकर लिखना बताया था। अभी मैं इस उदाहरण में पहली पंक्ति को लिखना तो मैंने आपको बता चुका, पहले पंक्ति के माध्यम से हम कैसे विस्तार करेंगे। इस उदाहरण में मैं पहले स्तंभ को लेकर विस्तार करने का तरीका और बता देता हूँ, जिससे आपको दोनों तरीके हो जाएंगे। आंसर दोनों सेम आएगा, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए पहला स्तंभ ये है 1 0 0, तो पहले 1 को लिखेंगे। 1 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको आप छुपा लेंगे। तो 1 हमारा पहली पंक्ति के अंदर आ रहा है, इस पूरी पंक्ति को हमने छुपाया, और पहले स्तंभ के आ रहा है इसको छुपाया, जो बचा उसको लिखा। क्या बचता है अपना cos 3π/10 sin 3π/10 और sin 2π/10 और cos 2π/10। ये हमारा किसके लिए आ गया, इस वर्ग के लिए। अब आगे बात करते हैं। अभी भी आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो आप पहले पंक्ति के अकॉर्डिंग चल सकते हैं या पहले स्तंभ के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो मैं पहले स्तंभ के अकॉर्डिंग चलता हूं। तो अगला हमारा यहाँ कौन है 0, तो माइनस लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको साथ में पीछे बताया था प्लस माइनस प्लस का ध्यान रखिए। तो ये 0 के लिए लिखेंगे। तो आपको ये पता है अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि 0 × में तो आने वाले समय में मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब 0 के साथ, तो पूरा 0 हो जाएगा। पर मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ कैसे। इस 0 के लिए बात करेंगे तो 0 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में आ रही है उसको हम छुपा देंगे। 0 आपकी पहले स्तंभ में आ रहा है इसको छुपा देंगे, और दूसरी पंक्ति में आ रहा है इसको छुपा देंगे। तो हमने दूसरी पंक्ति के अवयव को छुपाया और पहले स्तंभ के अवयव को छुपाया। बचता है 3π/10
2 पाई बाई 10, 3 पाई बाई 10, 2 पाई बाई 10 और बचता है साइन 3 पाई बाई 10 और कॉस 2 पाई बाई 10। ये हमने किसके लिए लिखा? पहली स्तंभ के प्रथम वर्ग के ए के लिए लिखा, फिर पहले स्तंभ के दूसरे वर्ग के लिए लिखा, अब पहले स्तंभ के तीसरे वर्ग के लिए बात करते हैं प्लस लगाकर। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस प्लस वाले तरीके से आएगा। ठीक, हम लिखते हैं इस जीरो के लिए लिखेंगे तो जीरो यानी ये किस पंक्ति और किस स्तंभ में आ रहा है उसको हम छुपा लेंगे। हमारा ये जो जीरो है पहली पंक्ति में पहले स्तंभ में आ रहा है, इसको छुपाया, और तीसरे पंक्ति में आ रहा है, इसको छुपाया। क्या रहेगा? 3 पाई बाई 10 cos 3 पाई बाई 10, 2 पाई बाई 10 और sin 2 पाई बाई 10। इनको हम लिख देते हैं, यानी 3 पाई बाई 10 cos 3 पाई बाई 10, 2 पाई बाई 10 और sin 2 पाई बाई 10। ठीक, अभी अगला काम 2/2 के सारणी में आ गया, और 2/2 के सारणी को आपको सॉल्व करने का तरीका मैं पीछे बता चुका हूं। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आपके पास आएगा cos 3 पाई बाई 10 इंटू cos 2 पाई बाई 10, माइनस लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो sin 3 पाई बाई 10 इंटू sin 2 पाई बाई 10। यहाँ क्या है? जीरो। आप चाहो मल्टीप्लाई करके लिख दो, तब जीरो से मल्टीप्लाई करोगे। पहले से ही हमको पता है जीरो को मल्टीप्लाई में आना है, तो अगर हमने इसको पहले से ही क्या लिख दिया? जीरो। क्यों अपना समय बर्बाद करें? यहाँ भी आगे जीरो है तो इसको भी हमने क्या कर दिया? जीरो। आप चाहते यहाँ भी हम पहले ही जीरो लिख सकते थे, क्योंकि इंटू में पहले से ही हमें पता है क्या आ रहा है? जीरो। ठीक, अभी और हम ध्यानपूर्वक देखें, इनको सॉल्व करना है। इनका मान हम शायद नहीं जानते या जानते हैं, उससे बेहतर हमें एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, cos A cos B माइनस sin A sin B। आपको फॉर्मूला बताया गया था cos A cos B माइनस sin A sin B। A का मतलब 3 पाई बाई 10 और B का मतलब 2 पाई बाई 10, यानी cos A cos B माइनस sin A sin B। तो हमारा फॉर्मूला होता है cos A प्लस B। A का मतलब 3 पाई बाई 10 और B का मतलब 2 पाई बाई 10। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, यानी 5 पाई बाई 10। और ध्यानपूर्वक देखें, 5 से 10 कैंसिल, cos पाई बाई 2, यानी cos पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 इन द सेंस 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं स्पष्टली कि cos 90 का मान हम जानते हैं, cos 90 का मान कितना होता है? 0। तो इस तरह से अपना 3/3 के सारणी का हमने विस्तार करना सीखा, यानी इस सारणी को जब हमने सॉल्व किया, इसका मान ज्ञात किया तो मान अपना आया है 0। इस तरह से अपना 2/2 और 3/3 के क्रम के सारणी को हमने आज विस्तार किस तरह से कर सकते हैं और विस्तार विधि से सारणी का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हमने उस पर चर्चा करी। ठीक, अपनी